गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th में विज्ञान की क्लास में बच्चों आप सबका स्वागत है। तो बच्चों 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि हम लोग जो यूनिट टेस्ट आने वाली थी उसका हम रिवीजन कर रहे थे। तो बच्चों हमने चालू किया हुआ है 12वां लेसन। तो अब तक हमने आपको तरंगों के प्रकार बता दिए है ना। अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे, बिन यांत्रिक तरंगे, संपीड़न, विरलन, इन सब के बारे में मैंने बता दिया। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि तरंगों के लक्षण, बराबर, ध्वनि के तरंगों के लक्षण बताऊंगी और उसमें आपको मैं बताऊंगी कि वेग क्या है, तरंग लंबाई क्या है, समय क्या है, उसके बारे में। तो चलो चलते हैं। तो बच्चों आज मैं बता रही हूँ ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। अब देखो ये आपको मैंने बताया है, देखो ये तरंगे हैं एक तरह से, ठीक है, ये बह रही हैं, ठीक है। तो इधर से इधर तक की बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग लंबाई, जिसे हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, लैम्बडा के द्वारा, है ना। तो अभी और देखिए, ध्वनि तरंग को ग्राफीय रूप में इस तरह से दिखाया हुआ है, जो आपको मैंने अभी ये दिखा रही हूँ, ये रहा, दिख रहा है आपको, ये ग्राफ के रूप में दिखा रहे हैं। तो शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों अधिक है, ठीक है। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ पर घनत्व और दाब जहाँ पर सबसे ज़्यादा है ना। तभी देखो तुम्हारे ऐसे पास पास होती हैं, और जो दूर दूर होती हैं, जो आपको मैंने कल बताया था, संपीड़न और विरलन, संपीड़न और विरलन दिख रहा है आपको, याद है ये दो जने ऐसे स्प्रिंग पकड़ के खड़े थे, है ना। तो इनमें क्या उत्पन्न होता है, संपीड़न भी उत्पन्न होता है और विरलन। तो संपीड़न कहाँ पर होता है, जहाँ पर दाब अधिक होता है, दाब अधिक होता है, ठीक है। तो शिखर अधिकतम संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व और दाब जहाँ पर अधिक होते हैं, ठीक है। और विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। देखो इधर आपको दिख रहा है ये वाला, तो विरलन क्या है, निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ घनत्व और दाब, सॉरी, विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं, दिख रहा है आपको, जहाँ कण दूर दूर हो जाते हैं, जहाँ कण पास पास तो संपीड़न, तो उन्हें घाटी से प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। जहाँ दूर दूर हो जाता है, ये इसके बीच की हम क्या कहते हैं, शर्ग और गर्त भी कह सकते हैं। शर्ग देखो इधर ज़्यादा दूरी है तो शर्ग, और जो कम दूरी है वो कहलाता है गर्त, ठीक है। और इधर देखो, इधर यहाँ पर औसत घनत्व या औसत दाब ये होता है कर, और घनत्व या दाब दिख रहा है आपको, ये वाला चित्र को आप ध्यान से समझना। जहाँ पर ज़्यादा होता है वो कहलाता है संपीड़न, और जहाँ पर कम होता है वो कहलाता है विरलन। शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। शिखर को क्या कहा जाता है, शिखर यानी जो देखो बच्चों ऊपर आ रहा है, दिख रहा है, ये ऊपर आ रहा है, तो ये शिखर को हम श्रृंग कहते हैं, और जो घाटी को गर्त कहा जाता है, ठीक है। नीचे वाले को हम अपन क्या कहते हैं, गर्त। ये नहीं देखो, जो ऐसे ऊपर आ रही है, ऊपर ऊपर की तरफ आ रही है ना, शिखर की तरफ, ऊपर की तरफ, उसको श्रृंग कहते हैं। और जो नीचे आते हैं, देखो इधर, जैसे मैं आपके बुक में दिखाऊं, है ना, तो ये जो ऊपर आ रही हैं उसको श्रृंग कहते हैं, और जो नीचे आ रहे हैं उसको हम गर्त कहते हैं। और जहाँ पर ज़्यादा दाब उत्पन्न होता है, देखो इधर इतना दाब उत्पन्न हुआ तो ज़्यादा पास पास, और फिर कम दाब उत्पन्न हुआ तो दूर दूर, तो संपीड़न और विरलन। इस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ध्वनि तरंगों के जो लक्षण है, उनमें जो पहला लक्षण है वो है तरंग दैर्ध्य, वो बताती हूँ। तो उसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ। तो दो क्रमकित संपीड़नों अथवा दो क्रमगत विरलनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं तरंग दैर्ध्य। अब देखो इधर, ये आपको स्प्रिंग के एग्जाम्पल से दिख रहा है, दिख रहा है। अब देखो स्प्रिंग होती है बच्चों, है ना, तो एक संपीड़न और ये हुआ दूसरा संपीड़न, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है, या जो दो विरलन होते हैं, इधर भी विरलन यानी थोड़ा दूर दूर होता है, दो संपीड़न या दो विरलन के बीच की दूरी को ही हम दो
दो क्रमगत, क्रमगत का मतलब होता है एक के बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नहीं। देखो इधर, ये देखो स्प्रिंग कैसे होती है, ऐसे होती है ना। तो दो स्प्रिंग के बीच की जो दूरी है, उस दूरी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं लैम्ब्डा कहते हैं, या उसको तरंग लंबाई कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। और तरंग दैर्ध्य को, ये जो उल्टा वाय दिख रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, लैम्ब्डा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या है, मीटर। तो ग्राफ से स्पष्ट है बी एफ इज इक्वल टू पी आर। आपको ग्राफ दिखाएं, बी एफ इज इक्वल टू, देखो इधर पी आर दिख रहा है, दोनों ये दूरी देखो इधर, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी समान होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, लैम्ब्डा, वेवलेंथ। क्या कहते हैं बच्चों, वेवलेंथ या लैम्ब्डा कहते हैं, है ना। तो और इसी तरह से जो लैम्ब्डा जितना भी होता है, इधर ये इतना समान होता है ना, पर ये जो बीच में आया वो आधा कहलाता है, ये आधा और ये आधा। तो आपको खाली पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण में तरंग दैर्ध्य उसका लक्षण है। तो तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या है, तो तरंग दैर्ध्य यानी दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं, हम क्या कहते हैं, तरंग लंबाई, बराबर। अब उसी तरह से मैं आपको बता रही हूँ किसके बारे में, तरंग की चाल या वेग। तो तरंग के किसी एक बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को हम तरंग का वेग कहलाता है। अब देखो जैसे ये है, ये क्या है, संपीड़न, किसी में भी संपीड़न या विरलन उत्पन्न होते हैं। तो तरंग के किसी एक बिंदु से संपीड़न या इधर से इधर तक आने में जो समय लगा, उस समय को ही हम क्या कहते हैं, वेग। क्या उस जितने दूरी उसने तय की, इधर से इधर आने में जितनी दूरी उसने तय की, उस दूरी को ही हम कहते हैं वेग। फिर से समझ लो, इधर स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ द वेव यानी जो लहरें होती हैं, तरंगे होती हैं। तो तरंग के किसी एक बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन के द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को, यानी दिख रहा है आपको इधर, एक इधर से इधर आने में जो समय लगा, जितनी दूरी उसने तय की, उस दूरी को ही हम कहते हैं वेग कहते हैं। और वेग बराबर दूरी बटे समय, आप जानते हो v इज इक्वल टू दूरी का मतलब क्या हुआ, ये लैम्ब्डा, बटे समय यानी कैपिटल T होता है, ठीक है। v इज इक्वल टू लैम्ब्डा बटे T। यहाँ पर T क्या है, आवर्तकाल, और लैम्ब्डा यानी ध्वनि की तरंग लंबाई। अब देखो इधर, आपको मैं बार बार यही बताती हूँ, ये जो है ना, ये कहलाता है लैम्ब्डा, ये जो है ये कहलाता है लैम्ब्डा, ये जो है ये कहलाता है लैम्ब्डा। लैम्ब्डा का मतलब क्या होता है, तरंग लंबाई, है ना। तो दूरी बराबर, दूरी क्या है, यानी तरंग लंबाई, इतनी दूर इधर से उधर तक जाने में जो समय लगा, है ना, जितना दूरी तय की गई उसे हम वेग कहते हैं। तो v इज इक्वल टू, एक मिनट ध्यान से देखो, हाँ, v इज इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T का मतलब क्या हो जाता है, आवर्तकाल, उसका सूत्र होता है 1/T इज इक्वल टू f। यहाँ पर f लिख सकते हो आप, ठीक है। तो वेग इज इक्वल टू तरंग लंबाई गुणा आवृत्ति। आपको मैं इधर से फिर से दिखाऊं, v इज इक्वल टू लैम्ब्डा अपॉन कैपिटल T। कैपिटल T क्या है, आवर्तकाल। कैपिटल T का मतलब होता है आवर्तकाल, ठीक है। अब v इज इक्वल टू लैम्ब्डा बट्टे और कैपिटल T इज इक्वल टू 1/f। तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल T की जगह हम क्या लिखेंगे, 1/f। अब ये 1/f का ये f कहाँ पर आएगा, ऊपर। तो v इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू f, ठीक है। v इज इक्वल टू लैम्ब्डा इंटू f। अब आपको आवर्तकाल का मैं सूत्र बताती हूँ, टाइम पीरियड। तो माध्यम में घनत्व को एक संपूर्ण दोलन में किया गया ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। या तो क्या कह सकते हो, दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागत विरलनों को
एक निश्चित बिंदु से गुजरने में कितना समय निकला, दूरी निकली तो वो कहलाता है v, और कितना समय निकला उसको हम कहते हैं आवर्तकाल, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल। मतलब ये कोई लहर जा तो रही है, तो एक इधर से इधर आने में जो समय लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का सूत्र क्या है, आवर्ती को इन्होंने v द्वारा दिया है, आप f लिख सकते हो, f इज इक्वल टू 1/t, ठीक है। तो और इसका जो क्या कहते हैं तरंग का ये आवर्तकाल है। हमने वेग के बारे में सीखा। तो कल हम बच्चों इसके जो सूत्र हैं वो सीखेंगे, किसके बीच में, वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के बीच। तो अपन फिर से मैं आपको बता दूं, v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन आवर्तकाल, कैपिटल T होता है, पर कैपिटल T का मतलब क्या होता है, आवर्तकाल, और उसका सूत्र है v इज इक्वल टू लैम्बडा बट्टे 1/f। तो 1/f कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ऊपर आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एफ, है ना। तो मैं आपको चाहूँ तो एक सवाल दे दूँ, करवा दूँ, पर अभी क्या थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। ये बंद नहीं हो रहा है, ये संतोषी माँ, बाबा बाबा, मेरा वीडियो बंद नहीं हो रहा है। ये क्या करूं बच्चों, देखो वीडियो भी बंद नहीं हो रहा है, वीडियो कहता है मुझे और पढ़ना है।